यस बच्चों, देखते हैं हमारे लीगल एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर लीगल एप्टीट्यूड के अंदर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल एप्टीट्यूड सीट की बात कर रहे हैं हम। बात करने वाले लीगल एप्टीट्यूड। अब लीगल एप्टीट्यूड की बात करें हम तो इसमें पहला चैप्टर जो हमारा आता है वो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी पे आज हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं बेटा। चाय पे चर्चा होती ना बेटा, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा। नाउ व्हाट इज दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इतनी बार नाम सुना है पर होता क्या है सर ये? तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक किताब है बेटा, एक बुक है, एक बुक है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां से सारे लॉज डिराइव हुए हैं, जहां से ऑल लॉज आर डिराइव्ड। सब जन्म कॉन्स्टिट्यूशन से ही पाते हैं, सारे लॉज, जितने भी लॉज आज आप इंडिया में देख रहे हो। सर कंपनीज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सर इनकम टैक्स एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सर जीएसटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अरे तुम कोई सा भी लॉ का नाम ले आओ, हमारे पास जवाब भी तय है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे पास जवाब भी तैयार है, दैट इज ऑल लॉज आर डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं इसको द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। सर ये सबसे बड़ा लॉ है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, बाकी तो मैंने आपको बताया दैट इज मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहते हैं हम इसको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ। सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा लॉ ये है हिंदुस्तान में बेटा, सबसे बड़ा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे ऊपर बेटा। तो इसीलिए कहा गया आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉ, मदर ऑफ ऑल लॉ। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो कह दिया बस वो कह दिया, हम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं उठ सकते बेटा। एक बात ध्यान रख लेना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर उठ के बात ही नहीं कर सकते हैं बेटा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कह दिया वो फाइनल है बेटा। सुनिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज मदर ऑफ ऑल लॉज बिकॉज ऑल द लॉज डिराइव देयर अथॉरिटी एंड फोर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सर सारे लॉ कहां से डिराइव हुए हैं बेटा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बात करता है, ये इतनी बड़ी, इतना होलिस्टिक व्यू में बात करता है कि ऑलमोस्ट सारे एरियाज को ये कवर कर लेता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं हम लोगों को, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स कह दो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कह दो, ये एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल सर आज की तारीख में मेरा नाम है सूरज बोहरा, ठीक है ना? तो सर इससे ये समझ में आता है कि मैं जो हूं हिंदू हूं, ठीक है। अब मेरी इच्छा हो गई कि सर मेरा नाम परमिंदर सिंह कर लूं मैं, और मुझे सिख बनना है, क्या मुझे कोई रोक सकता है क्या? सर आप हिंदू और सिख कैसे बन सकते हो? अरे बन सकता हूं। कैसे बन सकते हो सर? सर मेरे फंडामेंटल राइट में लिखा गया है आई कैन ऑप्ट फॉर एनी रिलीजन। मैं किसी भी रिलीजन में अपने आप को ले जा सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और ये कहां लिखा गया है? ये राइट, ये फंडामेंटल राइट मेरे संविधान में लिखा गया है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। अरे सर आज आपका नाम सूरज बोरा है, कल सलमान खान नाम रखना आपको रख सकते हो क्या? रख सकता हूं, मुझे रोकने वाला कौन है? मैं चाहूं जिस धर्म में जा सकता हूं। ये बात भी कहां लिखी है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। सर मैं सूरज बोरा हूं और मेरे को पढ़ने की इच्छा है,
मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ाई करूं, क्या मुझे कोई रोक सकता है? नहीं सर, बिकॉज राइट टू एजुकेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दे रखा है। सर मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स हमको दे रखे हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। और वो फंडामेंटल राइट्स जरूरी है सर, वो फंडामेंटल राइट्स एक जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है बेटा, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बेटा बहुत ही बड़ा है। देखिए सुनिएगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर took almost 3 years to draft the constitution। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 3 साल लग गए सर, 3 साल, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब ने इसे ड्राफ्ट करा है बेटा, चेयरमैनशिप के अंदर उनके ड्राफ्ट हुआ है ये। ही वॉज अ लर्नेड लॉयर, ही वॉज अ लर्नेड लॉयर, बहुत ही इंटेलिजेंट प्रोफेशनल्स में से एक थे ये। और इन्होंने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी यही हुआ करते थे। हालांकि ड्राफ्टिंग कमिटी में और भी बहुत सारे मेंबर्स थे, बट ही वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी बेटा। इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 सर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स कराया गया, लागू करा दिया गया पूरे देश के अंदर। और इसीलिए हम उस दिन को क्या बोलते हैं बेटा? गणतंत्र दिवस कहते हैं या रिपब्लिक डे बोलते हैं बेटा? और जो आप लोग 26 जनवरी को मनाते हैं बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेटा। इसे बनाने में 3 साल लग गए सर, फिर इसको लागू किया। देखिए वैसे ड्राफ्ट तो तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर को, बट इसको लागू करते करते हमें 6-7 महीने और लग गए, और 2-3 महीने और लग गए, और 26 जनवरी 1950 के अंदर हमने पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू कर दिया। उससे पहले सर हम अंग्रेजों के अंदर आया करते थे, और अंग्रेजों के बनाए हुए लॉ, ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉ के हिसाब से हम चलते थे। हमारे देश का खुद का कोई भी संविधान नहीं था, हम ब्रिटेन के संविधान को फॉलो करते हुए चल रहे थे। अब क्योंकि इंडिया आजाद हो चुका था 1947 के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई और इंडिया ने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यार एक सिंपल सी बात है, तुम अगर किसी किराए के मकान में रह रहे हो, तुमको किसके नियम कायदे मानने पड़ेंगे? मकान मालिक के नहीं मानने पड़ेंगे, तुम्हारे खुद के चलेंगे? सर मकान मालिक के। बट अगर जब तुम खुद के मकान में रह रहे हो तो तुम खुद उस घर के नियम कायदे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यस सर हम बनाएंगे सर। तो ऐसा ही था सर, हालांकि घर तो हमारा ही था, पर अंग्रेज आके लैंडलॉर्ड बन के बैठ गए, ब्रिटिशर्स आके लैंडलॉर्ड बन के बैठ गए, तो हमको उनका कानून मानना पड़ता था। अब 1947 में जब हम आजाद हो गए तो हमको लगा कि यार अब बहुत जल्दी गुलामी में, अब खुद के कुछ नियम और कायदे बनाते हैं, अब खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ लॉ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बना डाला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। अच्छा तैयारी तो आजादी के टाइम से ही कर दी थी, पर 3 साल लग गए, देख लीजिए 47 से 50 3 साल लग गए बनते बनते इसको। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर? क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इन 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कितने पार्ट्स हैं बेटा? 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 शेड्यूल्स बने हुए हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। सर ये आर्टिकल्स पार्ट्स क्या होते हैं हम देखेंगे बेटा आगे जाके क्या होते हैं एक बार के। अच्छा हमको सारे ये 22 पार्ट्स या 12 शेड्यूल या 395 आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, हमारे ओवरव्यू है सी सीट के अंदर। इवन एग्जीक्यूटिव तक में भी थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरा तो पढ़ा ही नहीं सकते, पूरा तो पढ़ना ही इम्पॉसिबल है अभी, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स क्या है सर? वो जैसे लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स आप समझ लीजिए स्पेसिफिक सेगमेंट्स है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें लिखी हुई है। चूंकि आपका भी लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, आप जस्ट 12th पास हैं, तो आप ये समझ लीजिए आर्टिकल्स एक सेगमेंट है, एक पोर्शन है, एक डिपार्टमेंट है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके अंदर कुछ कानून की बातें लिखी हुई है बेटा, ठीक है। 22 पार्ट्स में इसको बांट दिया और 12 अलग से बड़ी बड़ी शेड्यूल्स मतलब लिस्ट बनाई गई बेटा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड बेटा।
सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, 3 साल तक अगर कोई चीज बन रही तो बेटा छोटी तो क्या ही बनेगी बेटा, ये तो तुम्हारे दिमाग में आई क्या होगा, छोटी तो क्या ही बनेगी अगर कोई 3 साल से कोई चीज बन रही है बेटा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड सर। सब पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का नहीं है जितना हमारा भारत का है बेटा। चलिए देखते हैं। अब एक बेटा कॉन्स्टिट्यूशन की जब हमने बात छेड़ी है तो एक वर्ड आता है हमारे सामने, दैट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, अब ये प्रीएम्बल क्या होता है सर, हम थोड़ी चर्चा इस पे करते हैं। सर द प्रीएम्बल एक्सप्रेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द न्यू इंडिया। सर प्रीएम्बल ने क्या बताया कि नए भारत की, न्यू इंडिया की क्या आइडियल्स है, क्या एस्पिरेशंस है। सर नया भारत कैसा होना चाहिए, नए भारत की क्या आदर्श है, नए भारत का क्या, नया भारत क्यों बोल रहा हूं सर मैं, आजाद हुआ है ना इंडिया उस वक्त, आप 2020 में मत रहो, मेरे साथ 1947 1950 के दौर में चलो आप लोग। तो आइडल्स क्या है, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या एस्पायर करता है इंडिया, ये सारी बातें कहां लिखी गई आपकी प्रीएम्बल के अंदर बेटा। सर जैसे हमने बताया कि हमारे देश में ब्रदरहुड मेंटेन रहनी चाहिए सर, भाईचारा मेंटेन रहना, इक्वेलिटी रहनी चाहिए सर हमारे देश के अंदर, ये सब उस वक्त के भारत के सपने थे जो हमने कहां डाले, हमारे प्रीएम्बल में डाले। क्या भारत का सपना यह था कि दंगे हुए सर दो कम्युनिटी के बीच में, क्या इंडिया ने ऐसा सपना देखा था कि सर दो कास्ट के बीच में अनइक्वेलिटी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं देखा था सर। हम चाहते थे इक्वेलिटी आए, ब्रदरहुड आए सर, ये सारे हम मतलब हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के पीपल थे उन लोगों का सपना था ये, हम भी ऑब्वियसली अगर उस वक्त होते तो यही चाहते, ठीक है। तो क्या बोला गया कि ये सारी बातें कि नया भारत कैसा हो उसकी एक समरी, उसका एक इंट्रोडक्शन कहां डाला गया बेटा, आपके प्रीएम्बल के अंदर डाला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीएम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। क्या है बेटा ये, इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन अगर समझना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहना क्या चाहता है, या ये मैं कह सकता हूं समरी, इट्स अ समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे तो आपको यही मालूम पड़ेगा कि ये यहां पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर, इक्वेलिटी को प्रमोट करना सर, ब्रदरहुड को प्रमोट करना, आपको वो सारे ही ऑब्जेक्टिव्स दिखेंगे जो आपके प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं बेटा। सो ये एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन दिया है इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो हम इसीलिए से कहते हैं इट्स एन इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा। तो क्या बोला गया सुनिएगा, द विजन ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स एंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव व्हिच दे वांटेड टू अचीव थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेन्ड इन द प्रीएम्बल। सर हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो विजन था वो कहां मिलता है, हमें कहां मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल वाले पोर्शन में बेटा। द विजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रीएम्बल। सर सोसाइटी में सोशो इकोनॉमिक चेंज लेके आना था, उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी बेटा, सोसाइटल लेवल, सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल, दोनों लेवल पे चेंज लेके आना था, और ये भी कहां रिफ्लेक्ट होता है आपका प्रीएम्बल के अंदर। एंड द प्रीएम्बल एक्सप्रेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ अ न्यू इंडिया बेटा। अब प्रीएम्बल जो है न्यू इंडिया का आइडियल्स एंड एक्सप्रेशंस को रिफ्लेक्ट करता हुआ एक डॉक्यूमेंट है बेटा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई सर, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, आई? तो एक बार इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं बेटा। एक बार इसे नोट कीजिए आप लोग।
हेलो गाइस, कैसे हो सर? बिल्कुल मस्त। चलिए हम लोग सीसीट के अंदर लीगल एप्टीट्यूड के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ ओवरव्यू समझे थे अभी। अब उस ओवरव्यू को हम नोट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है। ठीक है ना? तो आइए मेरे साथ देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो देखें आप लोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैंने कहा था ये एक बुक है और आई वुड से ये तो एक लीगल होली बुक है। ठीक है ना? इसके अंदर सारे लॉज, इसी बुक से सारे लॉज आपके क्या होते हैं बेटा? डिराइव होते हैं। सारे लॉज आपके यहीं से डिराइव होते हैं बेटा। तो देखते हैं क्या बोला गया। देखिए मैंने उधर भी बताया था, हम उसे यहां से कनेक्ट करके देखते हैं नोट्स में। Some salient features of our Indian Constitution. The Constitution of India is the supreme law of India. मैंने कहा था सर ये सबसे बड़ा है, इससे बड़ा तो कोई भी नहीं। इट्स अ सुप्रीम लॉ, supreme law of India, and is popularly known as mother of all laws because all other laws derive their authority and force from the Constitution. सर इसे mother of all law क्यों कहा गया? देखिए बच्चों, कोई सा भी लॉ क्यों ना हो, लेट सपोज जीएसटी ले लेते हैं। जीएसटी भी एक लॉ है। ठीक है, कंपनीज एक्ट भी एक लॉ है सर इनकम टैक्स भी एक लॉ है। ये सारे लॉज कहां निकले बेटा? सारे लॉज कहां से निकले बेटा? आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा। तो ये जो है आपके, इसीलिए इसे कहा गया इट्स अ मदर ऑफ ऑल लॉज। मदर ऑफ ऑल लॉज इसलिए बिकॉज ऑल अदर लॉज डिराइव देयर अथॉरिटी एंड फोर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। सब ने अपनी अथॉरिटी और अपना फोर्स, एंड फोर्स मतलब एनफोर्समेंट, कब से लागू है ये सब चीजें कहां से डिराइव करी है? कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा। फिर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप के अंदर took almost 3 years, that is 2 years 11 months and 17 days to draft the constitution बेटा, to draft the constitution। अब हुआ क्या था बेटा, ये देखना आप लोग यहां पे भी। देखिए हमारे 1947 से जो पहले का टाइम था, हमारे ऊपर किसका राज था बेटा? ब्रिटिशर्स का। हम उनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते थे, उनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे। ठीक है, बट जब 47 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली, हमें लगा कि भाई हमारे खुद के सेल्फ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बना डाला बेटा? COI, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताई थी ना बात कि सर अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, ये किराए का मकान है, यहां पे रूल्स कौन बनाएगा बेटा? लैंडलॉर्ड। यहां पे कौन बनाएगा रूल्स? लैंडलॉर्ड। हमारा 1947 से पहले या 1947 तक क्या था? ये किराए का, हालांकि ये मकान तो हमारा ही था बट ब्रिटिशर्स ने आके कब्जा कर लिया था। तो इस पे किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे सर? लैंडलॉर्ड्स के बेटा। हमने अब खुद का घर बना लिया, अब यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके होंगे सर? हमारे खुद के होंगे, सेल्फ के होंगे। तो डेट्स वाई हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट रही और हमने क्या किया बेटा? ये बना डाला। सो इट टुक ऑलमोस्ट 3 years टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। It was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950। बेटा ये 26 जनवरी 1950 को ही आप लोग क्या बोलते हो? रिपब्लिक डे बोलते हो। क्या बोलते हो? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस बोलते हो कि नहीं बोलते हो बेटा? यस सर, बिल्कुल रिपब्लिक डे बोलते हैं। क्या बोला गया? इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था असेंबली के अंदर एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। केम इनटू फोर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? एक बार हमें सुनिए, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस केम इनटू फोर्स? सर केम इनटू फोर्स का मतलब होता है जिस दिन से ये एनफोर्स होना स्टार्ट हो गया। मतलब सर जिस दिन से ये एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया। मतलब सर आसान भाषा में बताऊं अगर मैं, तो जिस दिन से ये
लागू होना स्टार्ट हो गया। अब ये मात्रा की मिस्टेक को समझ लेना, जिस दिन से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो गया उस डेट को हम लोगों ने क्या बोला, केम इनटू फोर्स, दैट इज 26 जनवरी 1950। मैंने कहा ना 47 में आजादी मिली, ठीक है। यहां से वो बोल भी रहे आपका नोट्स कि सर 3 इयर्स लग गए आपको, तो 1950 के अंदर ये बन के तैयार हो गया और लागू भी कर दिया गया। क्या ये बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल। अभी फिर क्या बोला गया देखते हैं हम लोग। देखिए इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं शॉर्ट करके, रिपब्लिक डे। It is a comprehensive document containing 395 articles divided into 22 parts and 12 schedules बेटा। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं। एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए, सर ये सेगमेंट्स हैं, ये क्या है बेटा, डिविजन्स है, यूं समझ लीजिए ये डिविजन्स है जिसके अंदर हमने कुछ लीगल रूल्स लिख रखे हैं, हमने, ठीक है। 395 ये आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 395 लिख देना है आपको। फिर आ सकता है कितने पार्ट्स में बटा हुआ, तो बच्चे क्या करते हैं जब पूछा जाता है क्वेश्चन पार्ट्स का तो आर्टिकल्स लिख देते हैं, तो 22 पार्ट्स है सर, 395 तो आर्टिकल्स है। और फिर क्या बोला गया, कितने शेड्यूल्स है सर, तो सर 12 शेड्यूल्स है। समझ में आ रहा है? एपीएस ध्यान रखना, ए कितने हैं 395, पी कितने 22 और एस कितने हैं आपके 12 है। 12 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 395 क्या है आपके आर्टिकल्स हैं। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड बेटा। ये ध्यान रखना सर, वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज है, उनका सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का, क्यों ना बड़ा हो यार, 3 साल तो लिखने में ही लग गए। किसी चीज को 3 साल लिखने में लग जाए तो सोच लीजिए वो कितनी बड़ी होती होगी। सो क्या बोला गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड बेटा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर आगे चलते हैं। द विजन ऑफ अवर फाउंडिंग फादर एंड द एम एंड द ऑब्जेक्टिव व्हिच दे वांटेड टू अचीव थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस आर कंटेन्ड इन द प्रीएम्बल बेटा। अब एक चर्चा होने वाली है आपके बीच में, दैट इज किस चीज की चर्चा होने वाली है, प्रीएम्बल की बेटा। इस वर्ड से आप लोग काफी अच्छे से वाकिफ हैं, कहां आपकी एनसीईआरटी बुक्स में बना हुआ होता था ये, ध्यान हो तो। सर हमने एनसीईआरटी की बुक्स तो कहीं पढ़ी नहीं, हम तो पता नहीं क्या ही पढ़ते थे। इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं बेटा। एनसीईआरटी की बुक्स में होता था आपके प्रीएम्बल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस प्रीएम्बल बेटा? अगर मैं इन आसान भाषा में बोलूं, हम टेक्निकल भाषा में तो भी पढ़ने वाले हैं, जो लीगल लैंग्वेज है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि प्रीएम्बल क्या होता है, बट अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं देन व्हाट इज प्रीएम्बल? इट्स अ इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। क्या है सर? ये एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है। प्रीएम्बल इज व्हाट? इट्स एन इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। अब इस इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट में कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो हम देखेंगे क्या बातें लिखी हुई हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, द विजन ऑफ अवर फाउंडिंग फादर्स एंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स व्हिच दे वांटेड टू अचीव थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेन्ड इन द प्रीएम्बल। सर एम एंड ऑब्जेक्टिव, देखिए एक अलग दौर चल रहा था उस वक्त, हिंदुस्तान जो है आजाद हुआ था, उस नए हिंदुस्तान के कुछ सपने थे, कुछ एम्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और ये सारी बातें कहां लिखी हुई थी? आपके प्रीएम्बल के अंदर। सर वो चाहते थे कि इस देश में सॉवरेनिटी आए सर, इक्वालिटी आए, फ्रीडम आए, जस्टिस होए सर, ये फ्रेटर्निटी बने सर, ब्रदरहुड हो सर, ये सब उन्होंने कहां लिखा बेटा? प्रीएम्बल के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश करी। द विजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रीएम्बल। सर सोशियो इकोनॉमिक चेंज की बात भी कहां करी गई है? प्रीएम्बल के अंदर। आप सोशियो इकोनॉमिक चेंज की बात करें तो सोसाइटी के लेवल पे चेंज करना था और इकोनॉमिक लेवल पे भी चेंज की रिक्वायरमेंट थी सर। सोशियो इकोनॉमिक चेंज की बात भी कहां कही गई है? आपके प्रीएम्बल के अंदर। द प्रीएम्बल एक्सप्रेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द न्यू इंडिया। सर 2020 में न्यू इंडिया क्यों बोल रहे हो बेटा? बात 2020 में हो रही है, पर किस जमाने की हो रही है? समवेयर 1947 से लेके 1950 के बीच के स्पेन की बात कर रहा हूं मैं। इस टाइम के लिए नया भारत ही था बेटा,
ये नया भारत था, इसको आजादी मिली थी नई नई बेटा, दैट्स व्हाई द प्रीएम्बल एक्सप्रेस द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। क्या आइडियल्स थे, क्या एस्पिरेशंस थी, ये सब कहां डिस्कस हुआ आपके प्रीएम्बल में। तो जरा एक नजर डालते हैं प्रीएम्बल कैसा दिखता है। तो अगर आपको नजर डालनी है तो मैं आपको बताता हूं प्रीएम्बल के बारे में, एक सेकेंड। एक जस्ट अ मिनट। देखिए बोला गया है, देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखिए क्या लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular and democratic republic and to secure to all its citizens जस्टिस देंगे, सिटीजन्स को लिबर्टी लाके देंगे सर, इक्वलिटी लाके देंगे, फ्रेटर्निटी लाके देंगे बेटा। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity बेटा। अब ये क्या बात है बेटा, ये क्या बात है हम लोग अभी देखने वाले हैं। ये क्या बात है सर, ये सोवेनियन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, हम लोग देखने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं क्या होता है ये सब। What does the above mentioned terms in the preamble mean? सबसे पहले बात करते हैं sovereignty की। The expression sovereign signifies that a republic is externally and internally sovereign. सर externally and internally sovereign। Now इसका क्या मतलब हुआ सर? sovereign वर्ड का मतलब एक तरीके से होता है बेटा सुप्रीम। सर क्या बोला गया? हमारा प्रीएम्बल में एक बात बोलता है सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब होता है कि द रिपब्लिक इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली सोवरेन, सुप्रीम है। मेरे को बताओ इंडिया के ऊपर अब कोई रहा क्या? पहले तो ब्रिटिशर्स थे, अब कोई है क्या? नहीं ना। तो सर इसलिए सुप्रीम सोवरेनिटी की बात करता है ये। तो क्या बोला गया देखिए, सोवरेनिटी इज द स्ट्रिक्ट एंड नैरो सेंस ऑफ द टर्म इंप्लाइज इंडिपेंडेंस ऑल राउंड, इंडिपेंडेंस सब जगह की इंडिपेंडेंस विद इन एंड विदाउट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। देखिए हाईएस्ट लेवल की इंडिपेंडेंस ज्वाइन कर रहे हैं, एंजॉय कर रखे हैं ये। अगर मैं आपको बताऊं सर 47 से पहले क्या होता था? क्या इंडिया सोवरेन था क्या? नहीं था। वाई सो? सर ब्रिटिशर्स का राज था। क्या इंडिया सुप्रीम था? नो सर। सर ब्रिटिशर्स इंडिया को जो है, इंडिया को गवर्न करते थे, पूरा इंडिया को गवर्न करते थे, यूं कह दो, या एडमिनिस्ट्रेट करते थे इंडिया को। तो उससे पहले इंडिया में सोवरेनिटी नाम का फीचर नहीं था, क्योंकि सोवरेनिटी सुप्रीमनेस तो थी, बट सुप्रीमनेस किसकी थी बेटा? ब्रिटिशर्स की थी, इंडिया की नहीं थी बेटा। तो ये एक प्रीएम्बल ने बात बोली क्या? दैट सोवरेनिटी इज अ स्ट्रिक्ट नैरो सेंस ऑफ द टर्म्स इंप्लाइज इंडिपेंडेंस ऑल राउंड। सब जगह की इंडिपेंडेंस इंडिया के हाथ में आ गई। लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। सोवरेनिटी भी दो तरीके से बांट दी गई सर आपकी। कैसे? लीगल सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया। सर लीगल सोवरेनिटी की जो बात थी, जो लीगल राइट्स की बात थी, वो कहां बांट दिया गया बेटा? पीपल ऑफ इंडिया के अंदर। एंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनियन एंड स्टेट बेटा? देखिए लीगल सोवरेनिटी तक बताया, लीगल सुप्रीमनेस तो किसके हाथ में? देश के लोगों के हाथ में है बेटा। यूनियन का मतलब क्या हो गया? दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये क्या हो गया आपका? स्टेट गवर्नमेंट। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो यहां मोदी जी आ गए हैं। यहां अगर बात करूं तो हमारे गहलोत साहब आ गए हैं। कंसिडरिंग आवर स्टेट एज अ राजस्थान। हमारा स्टेट क्या है बेटा? राजस्थान। सर राजस्थान के अंदर सोवरेनिटी किसके हाथ में है? अशोक गहलोत जी के हाथ में। ही इज अ सुप्रीम लीडर, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन राजस्थान। और इंडिया में किसके हाथ में बेटा? मोदी जी के हाथ में है। वो मतलब कहना क्या चाहते हो सर? सर इंडिया लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही है, और सर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स बनी हुई है। ये अभी आपने देखा ही है सर। सर स्टेट और सेंट्रल दो अलग अलग इलेक्शंस भी होते हैं, हम लोगों को मालूम है बेटा। The democratic character of the Indian polity is illustrated by the provision conferring on the adult citizens the right to vote and by the provision for elected representatives and responsibility of the executive to the legislature बेटा। सर क्या बोला गया? आपकी जो पॉलिटी है, आपका जो देश है, वेदर इट इज डेमोक्रेटिक और नॉट, तो ये कैसे मालूम पड़ता है? देखिए डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और
यहां पे सबको अधिकार दिया जाता है, ये कोई सेंट्रलाइज नहीं है, ये कुछ डिसेंट्रलाइज जैसा फीचर है। तो आपको इंडियन पॉलिटी डेमोक्रेटिक है कि नहीं ये कहां से दिख जाता है? सर जब आप देखते हैं कि सर एडल्ट सिटीजन्स को हमने वोटिंग का राइट दे रखा है, एंड बाय द प्रोविजन ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर बेटा। और फिर हमारे जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम उनको इलेक्ट करते हैं, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने बांट रखी है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंदर बेटा, एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। देखिए 3 पिलर है डेमोक्रेसी के, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देयर आर 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा है आपका जुडिशरी। These guys are लॉ मेकर्स, ये लॉ बनाते हैं, ये लॉ को कंप्लाई कराते हैं, लॉ इंप्लीमेंटर्स, और ये लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। यहां कौन आ जाता है बेटा? कोर्ट्स आ जाती है बेटा। यहां पे कौन आ जाता है बेटा? सर आपकी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, और यहां क्या जाता है बेटा? आपकी राज्यसभा, लोकसभा, ये सब आ जाता है बेटा। यहां पे कानून बनता है, ये उस कानून को अप्लाई करवाते हैं, और ये उस कानून को इंटरप्रेट करते हैं इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बेटा। सर राज्यसभा लोकसभा ने कानून बना दिया, आपने देखा बिल पास होता है बेटा। फिर एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट की कोई मशीनरी हो सकती है बेटा, तो ये लोग उस लॉ को इंप्लीमेंट कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर ट्रैफिक नियम को कौन इंप्लीमेंट कराता है? सर ट्रैफिक पुलिस कराती है कि नहीं कराती है? बिल्कुल कराती है सर। और फिर अगर इन केस अगर कोई लफड़ा हो जाए तो हम कहां जाते हैं बेटा? कोर्ट के अंदर जाते हैं, और वो क्या करते हैं? लॉ को इंटरप्रेट करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। तो ये दिख रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर बड़ा ही डेमोक्रेटिक तरीके का है बेटा। नाउ सर देखिए सेकुलर वर्ड को आपके मॉड्यूल में मिस कर गया, नोट्स में मिस कर गए, बट इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए क्या बोला गया है, सेकुलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मींस इक्वल फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स बेटा। क्या बोला गया सर? इक्वल फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। देखिए बहुत सारे रिलीजन है हमारे देश में सर कोई ना कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई पारसी है, एंड एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। सेकुलरिज्म ये कहता है इट मींस इक्वल फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स बेटा। सर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदूज को दिवाली सेलिब्रेट करने की परमिशन दी है, हिंदू एक रिलीजन है, आपने उसको अलाउ कर दिया है, तो सर एट द सेम टाइम आपको मुस्लिम्स को भी अगर वो उनका कोई सेलिब्रेशन करना है, जैसे वो ईद सेलिब्रेट करनी है, तो आप उनको भी अलाउ करेंगे सर। सिख को भी कुछ करना है तो वो भी आप अलाउ करेंगे सर, एक्सेट्रा। तो सर हमारे यहाँ पे हर धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट है बेटा। सो ऑफ इंडियन इट मींस इक्वल फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन सर। सारे रिलीजन्स के लिए इक्वल फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट है। ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया अलाउड टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। सर इंडिया के जो भी सिटीजन्स हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। There is no difference of religion, that is Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity and Islam are equally respected, and moreover there is no state religion also बेटा। सर हमारे इंडिया में कोई भी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, ना ही कोई स्टेट का कोई रिलीजन है। हमारे यहाँ पे एक ही वर्ड आता है, दैट इज सेकुलर। हमारे यहाँ एक ही वर्ड आता है बेटा, दैट इज सेकुलर बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। सोशलिस्ट क्या होता है बेटा? सोशलिस्ट क्या होता है? द वर्ड सोशलिस्ट एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। बेटा ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि सोशलिस्ट कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब बेटा चेंज, हमने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया और इस वर्ड को जोड़ा। एम टू सिक्योर टू पीपल जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सर सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का एम क्या होता है कि सर लोगों को क्या दिया जाए, जस्टिस दिया जाए एट सोशल लेवल, एट इकोनॉमिकल लेवल एंड पॉलिटिकल लेवल। सर लोगों के साथ सोसाइटिकल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे जस्टिस डिलीवर किया जाए। सोसाइटल लेवल पे ऐसा नहीं कि उसको हम
अलग कर रहे हैं, इकोनॉमिक लेवल पे भी नहीं और पॉलिटिकल लेवल पे भी नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेंट पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिजाइन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्टिक गोल इन्वेस्टिगेटेड इन द प्रीएम्बल। हमें अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ सोशल सोसाइटी लेवल पे कुछ उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो हमें उसे समझना चाहिए। इकोनॉमिक लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे कोई नाइंसाफी हो रही है तो हमें उसे भी समझना चाहिए बेटा। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी के लिए क्या बोला गया? द एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट आवर गवर्नमेंट ऑफ द इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बेटा क्या बोला गया है? The expression democratic republic signifies that it is democratic beta. The expression democratic republic signifies that our government is of the people, by the people and for the people. हमारी सरकार जो है of the people है, by the people है and for the people ही है बेटा। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है सर। सर आप लोगों के लिए ही हो, लोगों ने ही आपको बनाया है और लोगों के लिए आप काम करोगे बेटा। इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सरकार जो है इन 3 फैक्टर्स पे टिकी हुई है। किन 3 फैक्टर्स पे बेटा? पीपल, 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 ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये हमने अभी देखा बेटा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 मेन इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे थे, दैट इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमने इन सबका मीनिंग देखा। सॉवरेन क्या होता है ये समझा हमने, सर सेक्युलर क्या होता है हमने ये समझा बेटा, सोशलिस्ट हमने समझा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी समझा हमने। और हमने क्या देखा था सर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बेसिक चीजों को समझ लिया था। देखिए ये बुक ही दिख रही है आपको, ठीक है ना। सो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू चेक किया बेटा, ठीक है। चलिए एक बार से रीड कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय।